आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं किताब। यह किताब जाट आरक्षण आंदोलन के बारे में लिखी गई है। साल 2016 के फरवरी महीने में जाट आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ, जो धीरे धीरे उग्र प्रदर्शन में बदल गया। बहुत सारी गलतफहमियां उस दौरान हरियाणवी समाज के अंदर फैली। बहुत सारे सवाल जो उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं आज भी कहीं ना कहीं बिना जवाब के हैं। जैसे कि ये आरक्षण आंदोलन किस तरीके से शुरू हुआ, कैसे उग्र प्रदर्शन में बदल गया, ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने इसको उग्र प्रदर्शन में तब्दील कर दिया। 35 बनाम 1 का नारा कहां से निकला और हरियाणवी समाज का जातीय तौर पर बंटवारा किसके लिए फायदेमंद था। मुरथल कांड हुआ या नहीं हुआ, कैप्टन अभिमन्यु की कोठी क्यों जलाई गई, उसके पीछे क्या राजनीतिक मंसूबे थे। ऐसे बहुत सारे सवालों को ध्यान में रखकर ही शायद ये किताब लिखी गई है। इस किताब का नाम है जाट आरक्षण आंदोलन, एक सियासी चक्रव्यूह। यह किताब लिखी है धीरेन्द्र चौधरी ने। धीरेन्द्र चौधरी रोहतक में रहते हैं, एक पत्रकार हैं। लेखक के तौर पर उनकी यह पहली किताब है। इस किताब में 238 पेज हैं, 17 चैप्टर हैं। यह किताब शुरू होती है 2015 से। किस तरीके से 2015 में अलग अलग नेता बयानबाजी कर रहे थे। उसमें ऐसे नेता भी हैं जो जाटों के खिलाफ बोल रहे थे, ऐसे नेता भी हैं जो दूसरी जातियों के खिलाफ बोल रहे थे। किस तरीके से इस बयानबाजी ने हरियाणा के अंदर जातीय माहौल में एक नफरत पैदा करने का काम किया। किताब रिपोर्टिंग की शैली में लिखी गई है। किस तरीके से आंदोलन शुरू हुआ, अलग अलग घटनाएं पूरी सीरीज में कैसे कैसे हुई, 12 फरवरी को क्या हुआ, 14 फरवरी को क्या हुआ, 17 फरवरी को क्या हुआ, 18 फरवरी को क्या हुआ, इन सभी घटनाओं का विश्लेषण रिपोर्टिंग के तरीके से ही धीरेन्द्र चौधरी ने दिया है, जिससे हमें घटनाओं को समझने में आसानी होती है। और भाषा बहुत आसान रखी गई है कि कोई भी स्कूल जाने वाला बच्चा भी किताब को पढ़ सकता है। तो हम शुरू करते हैं किताब के पहले चैप्टर से। किताब के पहले चैप्टर में धीरेन्द्र चौधरी अलग अलग नेताओं के बयानबाजी के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से समाज के अंदर नफरत बढ़ाई जा रही थी। इस चैप्टर में एक चूक हमें लगता है धीरेन्द्र चौधरी की तरफ से रह गई। वो चूक ये थी कि इन्होंने जब बयानबाजी दिखा रहे हैं तो राजकुमार सैनी क्या बयान दे रहे हैं वो भी इन्होंने किताब में लिखा है। मनोहर लाल खट्टर ने जो बयान दिया वो भी किताब में लिखा है। कमांडेंट हवा सिंह सांगवान ने जो बयान मनोहर लाल खट्टर के बारे में दिया वो भी बयान इन्होंने लिखा है। रोशन लाल आर्य ने जो बयान दिए वो बयान भी इन्होंने लिखा है। लेकिन जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान अलग अलग जो मंच सजे थे उन पर रणजीत सिंह सहरावत या अलग अलग लोग जो बयान दे रहे थे, दूसरी जातियों के खिलाफ नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी आलोचना उन्होंने किताब में की है। लेकिन उन्होंने क्या बयान दिए और रणजीत सहरावत के अलावा और कौन कौन लोग थे जो इस तरीके के बयान दे रहे थे, उन भाषणों का ब्यौरा देना धीरेन्द्र चौधरी या तो भूल गए या वो चूक गए। 17 फरवरी 2016 को चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ अलग अलग जाट नेताओं की एक मीटिंग थी, जिसमें आंदोलन की वापसी को लेकर बातचीत होनी थी। ठीक उसी दिन रोहतक शहर के अंदर 35 बिरादरी के नाम से एक पंचायत बुलाई गई। उस पंचायत में यह तय किया गया कि 18 फरवरी को आंदोलनकारियों को सड़क से उठवाने के लिए एक प्रदर्शन किया जाएगा और रोहतक के डीसी को ज्ञापन दिया जाएगा। इस आंदोलन के दौरान यह पहली घटना थी जब 35 बिरादरी के नाम से कोई प्रोग्राम लिया गया था। 18 फरवरी को ही शहर में जब ये कथित 35 बिरादरी प्रदर्शन कर रही थी, इनके वकीलों के साथ झड़प हुई, जिसमें बहुत सारे लोग घायल हुए। 18 फरवरी को ही अशोका चौक पर कुछ बाइकों में आग लगाई गई। 18 फरवरी को ही रोहतक के नेकीराम कॉलेज के हॉस्टल में छात्रों को पीटा गया, जिसके बाद आसपास के गांव में यह अफवाह फैल गई कि पुलिस ने जाट जाति के छात्रों को चिन्हित करके पीटा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हॉस्टल के अंदर सभी जातियों के छात्र पीटे गए थे। इसके बारे में विस्तार से धीरेन्द्र चौधरी ने अपने किताब में लिखा है। और इस 18 फरवरी के दिन जो ये अलग अलग घटनाएं घटी, इसके बाद से पूरे हरियाणा के अंदर अफवाहें फैलने लगी और आंदोलन उग्र होता चला गया। उस दौरान हॉस्टल में जिन छात्रों के साथ मारपीट हुई थी, उनमें से कुछ छात्रों के साथ धीरेन्द्र चौधरी ने बात की, उनका इंटरव्यू लिया और उस पूरी बातचीत को किताब के अंदर लिखा गया है, जिससे उस दौरान फैली गई अफवाहों को हम समझ सकते हैं कि उनमें कितनी बात सही थी और कितनी गलत थी। इसके बाद 19 फरवरी को कैप्टन अभिमन्यु की कोठी में आग लगाई गई। उस दौरान क्या क्या हुआ, किस तरीके से आग लगाई गई, घर के अंदर जो जो मौजूद थे उनके साथ क्या बीत रही थी, उस पूरी घटना का विवरण इस किताब के अंदर धीरेन्द्र चौधरी ने लिखा है। आम जनता में आज भी कुछ सवाल तैरते रहते हैं कि उस दौरान प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे थे, एसपी क्या कर रहे थे, डीसी क्या कर रहे थे, आईजी क्या कर रहे थे, और अलग अलग जो नेता हैं, चाहे वो छात्र नेता थे, चाहे वो जाट नेता थे, चाहे वो अपने आप को कथित 35 बिरादरी के नेता कहने वाले थे, उनकी भूमिका से लेकर
बहुत सारे सवाल आम जनता के दिमाग में चलते रहते हैं। वो सारे सवाल इन अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं से धीरेन्द्र चौधरी ने किए और उन सवालों को इंटरव्यू के तौर पे इस किताब में छापा गया है। जिन नेताओं से धीरेन्द्र चौधरी ने बात की उनमें से कुछ हैं यशपाल मलिक, हवा सिंह सांगवान, मनीष ग्रोवर, हेमंत बख्शी, तेजवीर सेन, सुदीप कलकल, मनोज दुहन और उस समय के इनसो के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देशवाल। धीरेन्द्र चौधरी एक पूरा चैप्टर कैप्टन अभिमन्यु की कोठी के प्रकरण पर रखते हैं। उनकी कोठी को क्यों जलाया गया, किस तरीके से जलाया गया, फिर उसके बाद वो एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह सब कुछ सोच समझ के किया गया था और कैप्टन अभिमन्यु की राजनीतिक हत्या करने के लिए ऐसा किया गया था। अब कौन था जो कैप्टन अभिमन्यु की राजनीतिक हत्या करना चाहता था, किसे कैप्टन अभिमन्यु की राजनीतिक हत्या से फायदा होना था, इन सवालों के ऊपर ये चैप्टर लिखा गया है। मीडिया की भूमिका को लेकर भी एक चैप्टर किताब के अंदर है। एक चैनल ने खबर चलाई कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल के अंदर आंदोलनकारी घुस गए हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसका विस्तार से विश्लेषण किया गया है। ऐसी ही एक अफवाह जो मुरथल कांड के नाम से हम जानते हैं पूरी दुनिया में, जिसने हरियाणा को बदनाम किया, वो कांड हुआ था या नहीं हुआ था, ये सवाल आज भी लोगों के दिमाग में चलता रहता है। यह खबर पहले द ट्रिब्यून और फर्स्टपोस्ट.com में छपी थी। द ट्रिब्यून में जो खबर छपी और फर्स्टपोस्ट.com में जो खबर छपी, उनका विश्लेषण विस्तार से धीरेन्द्र चौधरी ने किया है कि किस तरीके से एक पत्रकार ने खबर को सनसनी बनाने के लिए कुछ तथ्य गढ़े और वो तथ्य फैला दिए गए। उसके बारे में अगर हम डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़कर हम जान सकते हैं। एक जगह धीरेन्द्र चौधरी लिखते हैं कि हरियाणा के लोगों ने सिर्फ वही नहीं देखा जो आंदोलनकारियों की आड़ में उपद्रवियों ने किया, राज्य सरकार ने राजधर्म का पालन नहीं किया, वह भी देखा। विपक्ष ने शांति बहाली के लिए कोई पहल नहीं की, वह भी देखी। दंगाइयों ने जो दर्द दिए उसे तो पूरे देश ने देखा। उस दौर में पुलिस, मीडिया, आंदोलनकारी, उपद्रवी और नेता लोग सबकी भूमिका संदिग्ध रही। किताब को पढ़ते हुए हमें समझने में मदद होगी कि किस तरीके से आरक्षण की लड़ाई शुरू हुई, कहाँ कहाँ जाटों को आरक्षण दिया गया, कैसे कैसे कोर्ट ने इस आरक्षण पर रोक लगा दी और इस रोक लगने में भजनलाल और नारनौल के मौजूदा एमएलए दादा गौतम का क्या रोल था। किताब के आखिरी चैप्टर में लिखा गया है कि दंगों का दर्द किसने झेला, किस तरीके से बहुत सारी माओं ने अपने बेटे खो दिए, बहुत सारी महिलाओं ने अपने पति खो दिए। और इसी तरीके की स्टोरी बीबीसी के लिए प्रशांत चहल ने की है, जिसे आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इस किताब की हमें एक लिमिटेशन भी लगी और वह लिमिटेशन यह है कि किताब ने मुख्यतः फोकस रोहतक की घटनाओं पर किया है, लेकिन घटनाएं सिर्फ रोहतक शहर में नहीं हुई। घटनाएं सोनीपत, झज्जर, भिवानी, हिसार और अन्य जगहों में भी घटनाएं हुई थी। मिलते रहेंगे आपसे और किताबों के साथ। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।